दोस्तों मैं आ गई हूँ अभी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर इंडिया मतलब WWF के हेडक्वार्टर्स पे। और ये है लोधी रोड पर इनका ऑफिस है। और यहाँ पर मेरी एक फ्रेंड है, उनसे मिलने आई हूँ और उनके साथ एक छोटा सा पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड करूँगी। तो आइए मुलाकात करते हैं। ये देखिए इंटीरियर में ये आउल्स का जो है ये हैंड ड्रॉन पिक्चर्स हैं, सारे हैंड ड्रॉन एंड हैंड पेंटेड। और यहाँ पर भी बाकी जो फ़ोटोज़ हैं वो रैप्टर्स के ही हैं। और रैप्टर कंजर्वेशन, अभी रैप्टर कंजर्वेशन वीक वगैरह कुछ चल रहा है क्या? रैप्टर कंजर्वेशन का टाइम चल रहा है अभी। ये देखिए यहाँ पर फोटोग्राफ्स हैं और पूरा कॉरिडोर जो है फ़ोटो गैलरी जैसा है। ये यहाँ पर देखिए ऑफिस के अंदर ही एक सिटिंग एरिया बहुत अच्छा बना रखा है। और अभी तो और भी सुंदर लग रहा है कि आज बारिश हुई है और चारों तरफ हरियाली है। इसको एक्चुअली स्नेक पार्क भी कहते हैं क्योंकि ये दोनों बेंचेस आप देखिए इस पर स्नेक्स बने हुए हैं। ये अभी सेकंड फ्लोर पे हम लोग आ गए और यहाँ पर देखिए बहुत ही प्यारी फ़ोटोज़ हैं टाइगर्स की, एलिफेंट्स की, बर्ड्स की, वाइल्ड लाइफ इन जनरल। बहुत ही सुंदर कॉरिडोर है ये। हेलो फ्रेंड्स, ये हैं डॉक्टर रिद्धिमा सोलंकी और ये मेरी स्कूल फ्रेंड की छोटी बहन है। तो मेरी भी बहन है और मेरी फ्रेंड भी हैं, मेरी स्कूलमेट भी हैं और ये WWF में काम करती हैं। तो रिद्धिमा, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट एंड कुछ बताइए WWF क्या है, आप यहाँ पर क्या करती हैं, कब से काम कर रही हैं? WWF मैंने 3 साल पहले ज्वाइन किया था। अब 3 साल से थोड़ा ऊपर हो रहा है। एंड वाइल्ड लाइफ फील्ड में अगर आप काम करते हो तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके साथ आप कहीं ना कहीं जुड़े ही रहते हो। तो ऐसे ऑफिशियली मैं 3 साल पहले आई हूँ, लेकिन उसके पहले भी हम लोग जब भी जंगल वंगल में काम करते थे तो WWF के साथ भी काम करते थे इन स्पाइट ऑफ बीइंग विद अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। और WWF का क्या है कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा छोटा मैंडेट हो सकता है, कुछ एरिया में हो सकता है। करेक्ट। बट WWF पूरे इंडिया में कोई ऐसा लैंडस्केप नहीं है जहाँ पे हम लोग काम नहीं करते। तो एक तरह से ग्रास रूट लेवल पे अगर काम की बात की जाए तो WWF पूरे इंडिया में काम करता है एंड इट्स पार्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑल्सो। तो अगर ग्लोबली भी किसी और कंट्री के साथ भी काम करना है तो उसमें भी पार्टनरशिप बहुत आराम से होती है। बिकॉज WWF भूटान है, WWF नेपाल है, एंड उनके साथ WWF इंडिया आराम से नेटवर्क में काम कर सकते हैं। तो अगर ग्रास रूट लेवल की बात की जाए, काम की बात की जाए, कंजर्वेशन, तो WWF का अच्छा खासा एक्सपोजर भी प्रोवाइड करता है लोगों को। एंड एट द सेम टाइम हर एनिमल, हर लैंडस्केप में काम करने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। सो रिद्धिमा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये है कि WWF में आप इतने साल से काम कर रही हैं, तो एग्जैक्टली आप किस चीज़ में स्पेशलाइज करती हैं? मेरा स्पेशलाइजेशन WWF में ज्वाइन करने के पहले से था। तो मैंने मास्टर्स फॉरेस्ट्री किया है एंड उसके बाद मेरा वाइल्ड लाइफ में मेरा स्पेशलाइजेशन हुआ। एंड वाइल्ड लाइफ में भी स्पेशियल इकोलॉजी बोलते हैं, जिसमें आप मैपिंग वगैरह करके पूरे एरिया को समझते हैं, केवल एक स्पीशीज़ को नहीं समझते। तो मेरा एक तरह से आप कह सकते हो लैंडस्केप इकोलॉजी पे मेरा काम है। मैं उस पर करती हूँ। एंड बट WWF ज्वाइन करने के पहले मैं ग्लोबल टाइगर फोरम में थी। तो ग्लोबल टाइगर फोरम में हम लोग ज़्यादातर टाइगर के ऊपर काम करते थे। पॉलिसी, लैंडस्केप लेवल पे प्लानिंग, जैसे मास्टर प्लान बनता है किसी एरिया का, वो सब पे मेरा काम था। एंड WWF जब ज्वाइन किया तो मैंने बहुत स्पेशलाइज्ड एक फील्ड मेरे को चाहिए थी, जिसमें फंडिंग इज़ अ डिफरेंट मैकेनिज्म जब आप वाइल्ड लाइफ में काम करते हैं। तो कुछ फंडिंग जो है बाहर की एजेंसीज जो हैं मिनिस्ट्री के थ्रू रूट करती हैं इंडिया में। NGOs काम कर रहे हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। इट्स अ बिट ट्रिकी दैट हाउ टू हैंडल दोज कंप्लायंसेस एंड एवरीथिंग। तो मेरा उसमें काम था। एंड WWF मैं पब्लिक सेक्टर पार्टनरशिप की तरह ज्वाइन की हूँ, जिसमें फंडिंग का
compliances, looking into the compliances of funding. But at the same time, इसमें ज्वाइन करने के बाद मेरे 2 प्रोजेक्ट्स मेरे अंडर पोर्टफोलियो में थे. ओके. एक तो जैसे रोड रेलवेज की वजह से बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डिस्टर्ब हुआ है. यस यस यस. तो उसको कितना इको फ्रेंडली आप बना सकते हो, वैसा वाला एक प्रोजेक्ट था जिस पे मैंने काम किया था. एंड दूसरा हमारा स्मॉल कैट्स पे है. तो स्मॉल कैट्स अदर देन टाइगर्स, लायन, चीता, क्लाउडेड लेपर्ड या अदर कैट्स आल्सो, जिनके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है. तो अभी मैं उस पे काम कर रही हूँ. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. मेरा भी ये एक बड़ा, क्योंकि ये दिखते भी बहुत कम है, बहुत शाई होते हैं, बड़ी मुश्किल से दिखते हैं, आइडेंटिफिकेशन भी इनका मुश्किल होता है. तो इट्स एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. तो मतलब मुझे लगता है कि आई थिंक यू विल ऐड समथिंग टू द एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन. तो आप अपने कुछ पढ़ाई के बारे में बताइए, कहाँ से आपने डिग्री वगैरह किया, और आपका एग्जैक्टली जैसे रिसर्च प्रोजेक्ट कुछ रहा होगा, वो किस पर था? सो मेरा मास्टर्स फॉरेस्ट्री मैंने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से किया था. फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के बाद देहरादून में ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ. उसमें बहुत डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड. तो मेरा नॉट ओनली ओखला, जो कि दिल्ली के ही पास में है, ओखला बर्ड सैंक्चुरी की मैनेजमेंट प्लानिंग पे मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट था. ओके. जिसपे मैंने उसकी प्लानिंग में हेल्प की थी. एंड हेल्प क्या मतलब, आई वाज पार्ट ऑफ द होल टीम एंड वी स्ट्रेटेजाइज की 10 साल का प्लान 10 साल का बनता है. तो 10 साल के प्लान में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए. एंड अभी ओखला बर्ड सैंक्चुरी में हम रिसेंटली विजिट किए, तो हमने रियलाइज़ किया कि बहुत चीज़ें जो हम लोगों ने रिकमेंड की थी वो उन्होंने किया है बाद में. ओके. फिर उसके बाद मैं चीता तो अभी आया है, लेकिन चीता को लाने का जो प्रोजेक्ट था, प्रपोजल था, वो बहुत सालों से चल रहा था. तो उस पे मैंने वो एक प्रोजेक्ट था जिसमें डिफरेंट साइट्स जो चीता के लिए चूज़ की. उसके एक तरह से सर्वे करना था और उसके बारे में रिपोर्ट जनरेट करना. तो उस पर काम था. फिर उसके बाद ऑल इंडिया टाइगर मॉनिटरिंग होती है, जो कि हर 4 साल पे होती है. तो उस प्रोजेक्ट में हम लोग केवल टाइगर का नंबर ही नहीं समझते हैं, बाकी भी जितने भी जैसे लेपर्ड है, तो लेपर्ड को आईडी करना थोड़ा मुश्किल होता है. लेकिन हमने क्या किया था कि हमने एक सॉफ्टवेयर मैंने मतलब टेस्ट किया था. एंड देन उस सॉफ्टवेयर से हम लोगों ने आईडी निकाला था कि लेपर्ड का कैसे आईडी हो सकता है. तो दैट वाज अ वेरी नोवेल थिंग इन 2014 पहली बार हुआ था. और उसके बाद हम लोगों ने उसका एनालिसिस करके बताया था कि एटलीस्ट जो टाइगर रिजर्व्स वाले एरिया हैं उसमें लेपर्ड की क्या पॉपुलेशन हो सकती है, कितने हो सकते हैं. सो दैट वाज अ वेरी यूनिक project that I handled before the projects that I was mentioning in. तो रिद्धिमा, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि आप लेपर्ड को आईडी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ये इशू इस समय बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है. टाइगर्स का आइडेंटिफिकेशन तो आसान होता है, बहुत सारे तरीके हैं. अगर कोई टाइगर मैन ईटर हो जाता है तो उसको लोग आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसी को ट्रैंक्विलाइज किया जाएगा या मारा जाएगा या जो भी है. लेकिन लेपर्ड्स के केस में बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि बट देयर इज़ नो एग्जैक्ट कैसे कहते हैं, कोई तरीका जो कि बिल्कुल फूल प्रूफ मेथड हो उस लेपर्ड को आइडेंटिफाई करने का. तो इस मैनीटर लेपर्ड को ढूंढने के चक्कर में कई बार गलत लेपर्ड आइडेंटिफाई हो जाता है और ट्रैंक्विलाइज हो जाता है और पकड़ा जाता है या मार दिया जाता है. तो इस मैटर पे मुझे लगता है कि जो सॉफ्टवेयर की बात आप कर रही हैं, अगर उसको यूज़ किया जाए वाइड स्केल पर, तो आई थिंक इट कैन मेक अ डिफरेंस. क्या लेपर्ड का सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि लेपर्ड मैन ईटर ज़्यादा है या कम है की बात नहीं है. प्रॉब्लम वहाँ आती है कि टाइगर जो है आदमियों के एरिया से दूर रहता है हमेशा से. लेपर्ड आदमियों के एरिया के पास भी रहता है. तो आपके ना चांसेस ज़्यादा हैं इंटरेक्शन के, नेगेटिव इंटरेक्शन. तो लोग जल्दी, ज़्यादातर कॉमन पब्लिक ये नहीं समझती है. मैन ईटर आप तभी बोलोगे जब आप कोई जानवर आपको खा के उसके पेट में उसके अवशेष मिले. बट अगर कोई नेगेटिव इंटरेक्शन होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो मैन ईटर हो, लेकिन लोग जो है बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं कि भाई ये इसको यहाँ से हटाओ. तो आपने जैसा बोला वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब लोगों में पैनिक होता है तो जल्दी कोई भी लेपर्ड उस एरिया में होता है उसको उठा के हटा दे. प्रेशर भी बहुत होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे. हाँ, ये पॉसिबिलिटी
पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर आपने अच्छे से आईडी किया तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। बट इन कॉन्फ्लिक्ट केसेस में आईडी करने के लिए कैमरा ट्रैप लगा के आप आईडी कर सकते हो। हम लोगों ने जो काम किया था, तो मार्केट में ना सॉफ्टवेयर हैं जो कि जैसे किसी फिश के भी पैटर्न को आईडी करने के लिए, उन पैटर्न्स को आईडी करने के लिए सॉफ्टवेयर हैं। मैंने क्या किया था, मैंने ढूंढे ऐसे 5-6 सॉफ्टवेयर ढूंढे जो कि अलग अलग स्पीशीज पे यूज हो रहे हैं। उसमें से फिर मैंने निकाल के टेस्ट किया कि लेपर्ड के लिए कैसे। अभी प्रॉब्लम क्या आती है कि टाइगर का तो नंबर ठीक है, आप कैप्चर करते हो, अच्छा खासा नंबर है, उसको आईडी करने में भी फिर भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन लेपर्ड का कैप्चर और भी ज़्यादा आता है। और फिर टाइगर के स्ट्राइप्स होते हैं, आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी इट इज़ मच ईजी। बट लेपर्ड के जो रोजेट की वजह से ना उसका आईडी करना बाय ह्यूमन इट विल इंक्रीज मच मोर चांस। तो इसलिए हम लोगों ने एआई का हेल्प लेके एक सॉफ्टवेयर को मैंने फाइनल किया टेस्ट करने के बाद, जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल था। उसको मैंने टेस्ट किया लेपर्ड पे, एंड तो हमारे पास 20-30 हज़ार फोटोज अगर हैं, तो 20-30 हज़ार को अगर ट्रिकल डाउन कर रहा है एआई, तो हमारा काम ईजी हो रहा है। एंड में आईडी हम ही करते हैं, कंफर्मेशन प्रॉपर रिसर्चर्स ही करते हैं। लेकिन टू ब्रिंग इट डाउन फ्रॉम 20,000 टू से 5,000, दैट इज समथिंग दैट वी आर यूजिंग एआई। तो अभी ये सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है इसको यूज़। सॉफ्टवेयर जो जब भी हमारा जैसे मैंने बताया 4 साल पे ऑल इंडिया टाइगर मॉनिटरिंग की साइकिल होती है, तो वो सारा डेटा जो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट में जाता है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट में सॉफ्टवेयर से टाइगर पे भी, टाइगर का डेटा भी एनालाइज होता है, लेपर्ड का डेटा भी एनालाइज होता है, और वो लोग यूज़ कर रहे हैं। एंड इनडायरेक्टली जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट यूज़ कर रहा है, उसी की ट्रेनिंग जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी दी जाती है, वो भी यूज़ करते हैं। तो रिद्धिमा, इसको मैं थोड़ा और डिटेल में समझना चाहती हूँ, जो आप बता रहे हो लेपर्ड्स का आइडेंटिफिकेशन कैसे हो सकता है। अभी जैसे रिसेंटली मैंने कहीं न्यूज़ में पढ़ा कि बिजनौर में हमेशा से लेपर्ड्स का आतंक रहा है, हमेशा से मैन ईटिंग लेपर्ड्स वहाँ पे हमला करते रहे हैं। पर अभी जो कांवड़ यात्रा वगैरह शुरू हो रही है, उस पे हमले होने के खबरें आ रही हैं। तो ये जो आप सॉफ्टवेयर की बात कर रही हैं, अगर मान लीजिए हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इस समय बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में कोई एक मैन ईटर लेपर्ड है मान लीजिए, और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कौन सा है, पिंजरा लगाया गया, वहाँ पे कोई लेपर्ड फंसा, लेकिन उसको ले गए, वो मैन ईटर नहीं निकला, और जो घटनाएं हैं वो कंटिन्यू रहीं। तो अब हम मतलब ये जो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा कि हम करेक्ट लेपर्ड को पकड़ सकें? सॉफ्टवेयर मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर का यूज़ तभी आएगा जब बहुत ज़्यादा आपके पास डेटा हो। आप जिस एरिया के बारे में अगर कह रहे हो, जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट वाले एरियाज़ होते हैं, यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत इजीली अगर कैमरा ट्रैपिंग करे उस एरिया में, 5-6 कैमरा ट्रैप्स अलग अलग जगह पे लगाए, और तो क्या होता है, बड़े जानवरों का जैसे कि टाइगर और लेपर्ड का एक एरिया होता है जिसको हम होम रेंज कहते हैं। ठीक है। तो अगर आपको पता चल गया कि किस होम रेंज में कौन सा जानवर है और उस एरिया में ही कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो आपको ज़्यादा जैसे आपने कहा 6 हैं लेपर्ड, 6 से आप 2 पे आ गए कि इन 2 में से हो सकता है, ठीक है। अब वहाँ पे उस एरिया में आप कैमरा लगाओ, आपको फिर पता चलेगा कि पैटर्न 2 लेपर्ड में आईडी करने में इतना कोई एरर नहीं आता है। सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उस डेटा को देख के आराम से आईडी कर सकते हैं। बट मुश्किल क्या होती है कि अचानक से अगर कोई नेगेटिव इंटरेक्शन होता है, तो मैन ईटर पे जा भी नहीं रही, मैन ईटर की बात ही नहीं हो रही है। मान लीजिए किसी लेपर्ड ने अचानक से कोई ह्यूमन सामने आ गया और उसने नाखून मार दिए, तो पब्लिक इमीडिएटली उसे मैन ईटर बिल्कुल जबकि वैसा नहीं है। तो उसको, लेकिन फिर भी अगर पब्लिक को, जनता को प्रॉब्लम है, तो उसको वहाँ से हटाना चाहिए, क्योंकि उनको नेचुरली फिर वो उसको नुकसान पहुंचाएंगे। उनको मौका मिला भी, जैसे डंडे मार के मार दिए किसी लेपर्ड को, पत्थरों से मार दिया, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए फिर आप क्या कर सकते हो, बहुत इंटेंसिव उस एरिया में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अलाउ करो, कैमरा ट्रैपिंग करके सही लेपर्ड को आईडी करके वो उसको वहाँ से हटा सकते हैं। पर अगर पब्लिक का, जनता का अचानक से आक्रोश आता है, तो बहुत से लोगों को समझ में भी नहीं आता है कि
रेस्क्यू प्रॉपर जो प्रोटोकॉल होता है कैसे करना चाहिए। प्रोटोकॉल यही कहता है कि आप प्रॉपर कैमरा ट्रैपिंग लगाइए, आईडी कीजिए, जो प्रॉब्लमैटिक एनिमल है उसे हटाइए। ओके। पर अगर आप बहुत रश करोगे तो हो सकता है देयर इज अ हाई चांस कि किसी और को गलत वाला पकड़ा जाएगा। तो रिद्धिमा, जो हम ये इस मैटर के बारे में बात कर रहे हैं कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया करेक्ट लेपर्ड या करेक्ट टाइगर को, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है उसको रेस्क्यू करना। तो उसको या तो केज में पकड़ा जाएगा या ट्रैंकुलाइज किया जाएगा, जो भी किया जाएगा। लेकिन दोनों ही बहुत मुश्किल है और इन दोनों ही मेथड्स को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ भी हैं और लोगों के बहुत सारे सवाल भी हैं। तो मैं यही पूछना चाहती थी आपसे कि आपने कोई विटनेस किया है इस तरह से कोई एनिमल रेस्क्यू, और इसके बारे में आपके क्या ख्याल हैं, आपके क्या आइडियाज़ हैं, कुछ उसके बारे में शेयर कीजिए। तो रेस्क्यू का कई मैंने देखा है, और क्योंकि मैं बहुत सारे जंगलों में काम की हूँ, तो हम लोग जब वहाँ रहते थे तो बहुत कॉमन होता था कई बफर वाले एरिया में कभी कुएं में जानवर गिर गया, हाँ। या कहीं हैबिटेट वाले एरिया में पहुँच गया था कोई भालू, तो उसको वहाँ से पकड़ के बाहर जंगल में रिलीज़ किया। तो एक बहुत मध्य प्रदेश में ही हम एक जगह गए थे, वहाँ पे हम काम कर रहे थे। तो आई रिमेम्बर हम लोगों को बताया गया कि पास में ही एक कुएं में हाइना गिरा है। तो हम लोग भी गए कि देखने के लिए कि कैसे रेस्क्यू कर रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग तुरंत पहुँचे थे जैसे ही उन्हें पता चला, तो सब लोग पहुँचे थे, अपनी टीम को बुलाई गई। तो पंगा सबसे पहले ये आता है कि टीम हमारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्पेशली बहुत छोटी है और आपका एरिया बहुत बड़ा है, आपको सब कुछ करना होता है। फायर लगा है उसे बुझाना है, फिर नॉर्मल जो मैनेजमेंट है, ग्रासलैंड मैनेजमेंट और वो सब का भी काम होता है, प्लांटेशन भी करते हैं। फिर उसके बाद मॉनिटरिंग प्रोटेक्शन का भी चलता है, उसमें ये रेस्क्यू वाले भी आते हैं। तो आते आते कई बार जंगल के रास्ते आ रहे हैं, आने में भी टाइम लग जाता है। तो वो सबसे पहला वही चैलेंज है कि वो जो आसपास में जो विलेज वगैरह के एरिया के लोग हैं उनको हम लोग अवेयर जागरूक रखते हैं कि अगर ऐसा कोई केस आए तो आप लोग पैनिक मत कीजिए, क्योंकि लोगों को पहुंचते पहुंचते थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, तो वो सब चीज़ों में भी हम लोग स्पेशली WWF ऑल्सो डज अ लॉट ऑफ अवेयरनेस कैंपेन, तो इन सब चीज़ों पे भी हम लोग बहुत बात करते हैं। फिर उसके बाद जब वो आते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, अगर आपके पास उस एरिया में वेटनेरियन है उस समय वो तो अच्छी बात है, नहीं है तो उनको भी बुलाने में टाइम लगता है। फिर रेस्क्यू व्हीकल है कि नहीं है, डार्टिंग इक्विपमेंट है कि नहीं है, एवरीथिंग हैज़ टू फॉल इन प्लेस। तो वहाँ पे हमारा थोड़ा तो कंस्ट्रेन है। जैसे आप यही कह लीजिए कि जो रिमोट एरियाज में जैसे डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर्स भी कितने लिमिटेड अवेलेबल फैसिलिटीज़ के साथ काम करते हैं। सेम वे हम लोग के यहाँ फॉरेस्ट में भी ये लोग थोड़ा अवेलेबल फैसिलिटीज़ इनके पास कम रहती हैं, दे डू। सो आई रिमेम्बर ये हाइना जो है अंदर गिरा था, एंड देन जब गांव वालों को पता चला कि ऐसा कुछ है, सब आ गए, शोर मचा रहे थे बहुत ज़्यादा, कुत्ते उत्ते भी भौंक रहे थे उसमें। तो वो हाइना ना, वो जो कुआं, सूखा कुआं था और अंदर घुसता चला गया, वो गड्ढा जैसा उसके अंदर हो जाएगा, बिकॉज इट वॉज पैनिकिंग। फिर उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आए, थोड़ा सा भीड़ कंट्रोल करने की कोशिश की। फिर इट्स अ लेंदी प्रोसेस, लाइक मतलब मेरे हिसाब से वेटनेरियन को कितना उसका मेंटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए हम बता भी नहीं सकते। चारों तरफ से शोर हो रहा है, लोग पैनिक कर रहे हैं, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। आधे लोगों को पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, फिर भी एडवाइस दी है। उसमें वो कामली जो है अपना बॉडी साइज, एनिमल की साइज, मेल है या फीमेल है, वो सब समझ के किसी तरह वो डोज तैयार करते हैं, ट्रैंकुलाइजर डोज तैयार करते हैं, एंड फिर उसके कितने पास जाके वो ट्रैंकुलाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसे पिकअप करना होता है। तो आई हैव सीन कि कितना मेक शिफ्ट कर करके भी कैसे जानवर की जान बचाना इज़ द मेन मुद्दा फॉर ऑल द रेस्क्यू ऑपरेशन। तो उसमें ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि भीड़ को कंट्रोल करना, और ऊपर से क्योंकि आप जब शोर मचाते हो तो केवल जानवर ही नहीं, जो वेटनेरियन है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, स्ट्रेस में आते बिल्कुल। तो शांत रहने का है, और उसके बाद वो लोग
जितना भी उनके पास इक्विपमेंट होता है उससे वो लोग बेस्ट काम करते हैं। तो मैंने तो जितने भी रेस्क्यू देखे हैं, दे इट वाज लाइक मैं ऐसे हो रही थी कि ये तो नहीं हो पाएगा, बट इन द एंड दे डिड इट वेरी वेल एंड इट्स अमेजिंग हाउ दे हैव द होल माइंड सेट कि इस जानवर को बचाना है। एक्चुअली मैं भी जो है एनेस्थीसिया में ही हूँ, तो लेकिन मेरा काम इंसानों को सुलाना है। तो मेरा जो एक ये क्वेश्चन हमेशा रहता है कि जो जानवरों के रेस्क्यू में प्रॉब्लम आती है ड्रग डोजेज को लेकर, बहुत ज़्यादा जो दवाइयाँ हैं वो लगभग सेम रहती हैं। हाँ, वो लोग कुछ ज़्यादा पुरानी दवाइयाँ यूज़ करते हैं। आजकल हम जो इंसानों को एनेस्थीसिया देने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो दवाइयाँ जानवरों में अभी भी उतना फ्रीली नहीं यूज़ हो रही। थोड़े पुराने ज़माने की ड्रग्स हैं और लंबे समय तक उनका एक्शन रहता है। तो एक तो वो है, प्लस इसमें जो एक वो रहता है कि भाई ज़्यादातर वो अंडर डोज्ड रह जाता है। एक तो बॉडी वेट एग्जैक्टली नहीं पता होता, दूसरा ये कि डार्ट आपका गलत जगह लग गया तो उससे क्या होता है कि वो उठ जाता है जल्दी, तो या तो वो भाग जाएगा, आपका प्रोसेस अनसक्सेसफुल रहेगा, या फिर वो किसी को नुकसान भी कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी इंसिडेंट मैंने सुने हैं, लोगों ने बताया है। फॉरेस्ट वगैरह में जब जाती हूँ तो इन्होंने बताया है लोगों ने कि ओवरडोजेज भी होता है कई बार। तो मुझे नहीं पता, आपके ऑर्गेनाइजेशन में शायद अभी इस समय कोई वेटनेरियन नहीं है, बट फील्ड में आपने देखा होगा। तो हम लोगों में क्या होता है कि जब हम इंसान को भी ड्रग्स देते हैं तो कुछ ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादा देर तक सोते हैं, लेकिन हमारे पास फैसिलिटी होती है कि हम उनको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई कर सकें अलग अलग डिवाइसेस से। तो मुझे नहीं पता कि जानवरों के लिए क्या ऐसे कुछ डिवाइसेस बने हैं, या अगर नहीं बने हैं तो क्या बन सकता है, इस पर कोई रिसर्च हो सकती है। अगर इस बारे में आपको कुछ आइडिया है तो, या आपने कुछ देखा हो कभी, तो आप ज़रूर शेयर करिए। ट्रैंकुलाइजिंग का मेरे को उतना तो आइडिया नहीं है, बिकॉज मैं कभी उसमें इन्वॉल्व नहीं हुई थी। बट हमारे यहाँ 2 वेटनेरियंस थे वाइल्ड लाइफ, और बोथ ऑफ देम वर अमेजिंग वेटनेरियंस। मतलब एकदम काम रह के कैसे वो अचानक से कोई भी जानवर, क्योंकि जानवर की अलग अलग इकोलॉजी ही नहीं होती है, अलग अलग बिहेवियर पैटर्न्स भी होता है, स्किन होता है। करेक्ट। तो एलिफेंट को भी, राइनो को भी से लेके आप छोटे पतले जैसे ब्लैक बक है उसको भी आप कर रहे हो, तो दे वर वेरी लर्नेड। और इक्विपमेंट तो मेरे को उतना आइडिया नहीं है कि वो लोग क्या यूज़ करते थे। ओके। लेकिन मैंने कभी भी कुछ भी अनटूवर्ड होते नहीं देखा इतने सालों में। तो हमने तो जो 2 वेटनेरियंस को देखा था, दे वर लाइक वेरी वेल प्रैक्टिस्ड वेटनेरियन फॉर एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ। बट हो सकता है बाहर, जैसे कि आपने वेरी राइटली सेड, कई बार क्या होता है ना कि इन जब रेस्क्यू करने चलते हैं तो इतना कुछ साइमल्टेनियसली होता रहता है कि बहुत चीज़ें आप समझ नहीं पाते हो। और ऐसा नहीं है कि जानवर को देखते ही डांट कर, यू नो, इट्स नॉट लाइक आप किसी को मार रहे हो, आप किसी को सुला रहे हो थोड़ी देर के लिए, करेक्ट, ताकि आप उसका प्रोसेस कर सको। जैसे कॉलरिंग भी करते हैं, उसमें भी ट्रैंकुलाइज ही करते हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ा हम लोग को जो समझ में आया है वो ये है कि किस एरिया में है, कहाँ पे है, पहले जानवर को ठीक से समझ लो तभी ट्रैंकुलाइज हो। बट कॉन्फ्लिक्ट एरिया में प्रॉबेबली दैट इज़ नॉट द केस। मतलब आप जब तक जानवर को समझते हो तब तक लोग मारने की कोशिश करने लगते हैं। तो आई थिंक हमारे पर्सपेक्टिव से तो मैं यही कह सकती हूँ कि इक्विपमेंट एंड ऑल प्रॉबेबली देयर शुड बी सम मोर मॉडिफाइड, बट राइट नाउ इट इज़ मोर और लेस बीइंग ट्रेन्ड एंड बीइंग एम्पैथेटिक अबाउट द एनिमल, कि मतलब वो जानवर को कोई नुकसान ना हो। तो भले ही दुनिया चिल्ला रही हो, लेकिन आपको जो प्रोसेस है वो प्रॉपरली कामली फॉलो करना है। एंड उसमें हमारे यहाँ के वेटनेरियंस बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन और जो नए आ रहे हैं उनको भी उस हिसाब से ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। तो वेटनेरियंस हमारे यहाँ ज़्यादातर इंडिया में दे आर ट्रेन्ड फॉर लाइफ स्टॉक, राइट, लाइक ह्यूमन हैबिटेशन में, हाँ, डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए। हाँ, तो वाइल्ड लाइफ के बारे में बहुत सारा, मतलब ऐसे कहने को है कि सेम जानवर है, सेम जानवर नहीं है, बिल्कुल अलग है वो। हाँ, तो इवन आप गिलहरी को भी अगर बचा रहे हो, तो गिलहरी को भी उसका पूरा एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट होता है कंपेयर टू आपके रोडेंट या रैबिट या समथिंग लाइक दैट। तो बहुत सी आई थिंक नए वेटनेरियंस को ट्रेनिंग वाइल्ड लाइफ के लिए अभी लेनी
हैं और नॉट ओनली द डोजेज, नॉट ओनली द इक्विपमेंट, बट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग एनिमल एंड वाइल्ड लाइफ, हाउ दे बिहेव। सो उस पर आई थिंक अभी बहुत स्ट्रेस देना है। तो मेरे ख्याल से आपकी बातों को सुन के ऐसा लग रहा है कि जैसे धीरे धीरे हमारी सब स्पेशलिटीज़ मेडिसिन में भी बनती जाती हैं, तो इसमें भी जनरल जो एक वेटनरी मेडिसिन एक ब्रांच है, इसमें भी डिवीजन होना चाहिए फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स, फॉर वाइल्ड एनिमल्स, फॉर स्मॉल एनिमल्स। इस तरह से डिवीजन अगर होता है तो वो पर्सन ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होगा, सिर्फ उन एरियाज़ के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन होगी। और मेरे ख्याल से इक्विपमेंट में जो है थोड़ा बहुत मॉनिटरिंग का इक्विपमेंट होना चाहिए कि जिस समय आपने बेहोश किया जानवर को, उसका कम से कम हार्ट रेट और ऑक्सीजन सैचुरेशन देखने लायक कोई डिवाइस हो हमारे पास। और अगर हमें ये लगता है कि भाई ऑक्सीजन सैचुरेशन उसकी कम हो रही है या हार्ट रेट कम हो रहा है, तो हमारे पास कोई फैसिलिटी होना चाहिए कि हम उसको ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन दे सकें, ठीक है, या किसी तरह से जो है उसकी ब्रीदिंग बंद ना हो, है ना, या उसका ब्लड प्रेशर ना गिरे। इस तरह की अगर चीज़ें हमारे पास हों तो मुझे लगता है कि ये जो प्रोसेस है ये और सेफ़ हो जाएगा। और दूसरी एक चीज़ और मैं पूछना चाह रही थी आपसे, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा, कि कई लोग मेरे चैनल पर भी हैं जो मैसेज करते हैं कि भाई हम भी बर्डिंग में या वाइल्ड लाइफ में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो किस तरह से हम प्रोसीड करें या हमें क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। बर्डिंग तो बहुत ही सिंपल है। बर्डिंग सच में बहुत सिंपल है। एक बहुत ही सक्सेसफुल सिटीजन साइंस स्टार्ट किया है सबने, कंजर्वेशनिस्ट ने, ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रेडिट दे दूंगी, सबने किया है इसको प्रमोट एंड ई बर्ड करके। हाँ, तो उसमें उन्होंने ऐसे ही सपोर्ट करते हैं कि आप अगर किसी अपने बच्चे को बस स्टॉप पे जा रहे हैं छोड़ने के लिए, स्कूल बस का वेट कर रहे हैं, तभी आप ऊपर देखिए कि पेड़ वेड़ पे क्या चिड़िया है, क्या है, भले ही आप 2 देख रहे हो, आप 3 देख रहे हो, बट ऐसे बर्डिंग, अगर आपको बर्डिंग सीखनी है तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो आपको उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। धीमे धीमे आपको पता चल जाएगा, चेकलिस्ट की तरह मत देखिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि बर्डिंग आपको काम भी करती है। आप खुद भी जो स्ट्रेस लेते हो, एक बार आप बर्डिंग करना शुरू करोगे आपका स्ट्रेस कम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप छोटा छोटा स्टेप लीजिए। तो जो कॉमन वर्ड्स हैं आप पहले उसको समझिए, आप उसको देखिए, एंड फिर उसके बाद धीमे धीमे ग्रुप में घुसना शुरू कीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप अकेले देख रहे हो, लेकिन आपको मजा नहीं, पता नहीं लग रहा कुछ, आपकी ग्रोथ थोड़ी स्लो रहती है। तो ग्रुप में आप घुसेंगे तो आपकी नेटवर्किंग होगी, एंड वंस यू स्टार्ट नेटवर्किंग, वंस यू स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद फेलो बर्डर्स, आपको पता चलेगा कि हम एक्सपीडिशन में कहाँ जा सकते हैं। और मोस्ट ऑफ दीज एक्सपीडिशन ना इज लेड बाय सम और दी अदर एक्सपीरियंस पर्सन। सो वो आपको उसमें ही आपको समझ में आएगा कि आप अपनी नौकरी करते हुए कैसे इन सब चीज़ों में साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। बट अगर आपको हार्डकोर इसमें घुसना ही है तो आई थिंक ग्रेजुएशन आप पहले कर लो, अपना किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन कर लो, बट प्रेफरेबली साइंस, आई थिंक साइंस में कर लो, बीएससी कर लो। अभी तो इसमें इलस्ट्रेटर्स वगैरह भी, आर्ट वाले बच्चे भी आते हैं, क्योंकि इकोलॉजी पे, वाइल्ड लाइफ पे बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन करते हैं, लिखते हैं। इंग्लिश लिटरेचर वाले लोग भी आते हैं जो कि कंटेंट राइटर्स हैं, या कंट्रीब्यूटिंग ह्यूमंगसली। तो जो आपने आते ही जो रैप्टर का पूरा देखा था ना, तो दैट इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन बायोलॉजिस्ट एज वेल एज दीज इलस्ट्रेटर्स एंड एवरीवन। सो इट इज अ इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट मेरा ये कहना है कि अगर आप ग्रेजुएशन कर लोगे तो आपके पास मोर ऑप्शन रहेंगे हमेशा से। तो ग्रेजुएशन के बाद आप स्पेशलाइज्ड फील्ड ले सकते हो, मास्टर्स कर सकते हो, मास्टर्स इन वाइल्ड लाइफ साइंसेज भी मिलता है, मास्टर्स इन फॉरेस्ट्री भी मिलता है। तो आप एनी ऑफ दीज मास्टर्स आप करके यू कैन कम एज अ प्रॉपर बायोलॉजिस्ट इन दिस फील्ड। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया मैंने भी इसी तरह से बर्डिंग शुरू की थी। मेरा तो लॉकडाउन के टाइम से शुरू हुआ था 2020 से। एंड आई थिंक यू आर द पर्सन जिसको मैंने वो बी ईटर की फ़ोटो भेजी थी और मैंने पूछा था कि ये कौन सी चिड़िया है, मैंने पहली बार देखी है इतनी हरी हरी चिड़िया, तोता तो नहीं है कौन सा है। तो तुमने मुझे बताया था कि ये बी ईटर है, और उसके बाद से फिर मैं कई बार तुम्हें भेजा, फिर मैंने खुद ही एक वो डाउनलोड करके और फिर उसमें से मैं फ़ोटो खींच के और आइडेंटिफाई करती थी कि वो क्या है। और फिर धीरे धीरे करके मैंने ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए, और उसमें फिर मुझे पता चला कि कौन कौन से एरियाज़ हैं, हॉट स्पॉट्स हैं बर्डिंग के, जहाँ पे हमें जाना चाहिए अगर हमें नॉर्मल से हट के और बर्ड्स देखनी है। और जो आपने सिटीज़न साइंस प्रोग्राम्स की बात की है, मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में बताती हूँ।
और जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको मैं हमेशा बताती हूँ कि आपके काम से एक जो ब्रेक लेने का या एक डी स्ट्रेस करने का बहुत अच्छा तरीका है बर्डिंग। तो कई लोगों को बहुत मुश्किल लगती है क्योंकि जनरली छोटी चीज़ है, दूर बैठी है, उसको जूम करके देखना है, उसको आइडेंटिफाई करना, दो स्पीशीज़ जो सिमिलर लगती है उनको अलग अलग आइडेंटिफाई करना मुश्किल लगता है लोगों को। लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा अच्छा स्ट्रेस बस्टर कोई है ही नहीं। तो इस बात से मैं पूरी तरह से एग्री करती हूँ। तो रिद्धिमा, बहुत अच्छा लगा आज आपका ये छोटा सा इंटरव्यू लेकर और उम्मीद है कि हम फिर जल्दी ही मिलेंगे और कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। ये बॉटल और ये छोटा सा नोटपैड जो है ये मुझे गिफ्ट में मिला है रिद्धिमा की तरफ से। और ये बॉटल जो है आपको WWF की जो वेबसाइट है जिस पे उसका मार्केट है और प्रोडक्ट्स मिलते हैं वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा।